Assalamu alaikum viewers and welcome back to my channel Study Law with Bushra. So in today's video we are going to start an important act, that is Election Act 2017. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. बहुत सारे लोगों ने ये कमेंट्स किए हुए थे कि आप इलेक्शन एक्ट 2017 स्टार्ट करें क्योंकि हमारे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो से हम इलेक्शन एक्ट 2017 को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले किसी भी एक्ट को स्टार्ट करने से पहले उसका प्रीएम्बल देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। किसी भी एक्ट का प्रीएम्बल उसका ऑब्जेक्टिव डिफ़ाइन कर रहा होता है। इस एक्ट का प्रीएम्बल क्या कहता है कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शंस कंडक्ट करने से रिलेटेड जितने भी प्रोसीजर्स हैं, जितने भी मैटर्स हैं, उनको एक्सप्लेन करने के लिए इस एक्ट को जो है वो इन फील्ड लाया गया है। लेजिस्लेशन ने इस एक्ट को जो है वो पास किया है। स्टार्ट करते हैं सेक्शन 1 से। किसी भी एक्ट का सेक्शन 1 देखें तो वो 3 चीज़ों के बारे में बात करता है: शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। हर लॉ के सेक्शन 1 में ये चीज़ डिस्कस की जाती है कि उस कानून का नाम क्या होगा जो कानून बनाया गया है लेजिस्लेशन में, फिर वो कहाँ तक एप्लीकेबल होगा और किस डेट से वो इन फील्ड या वो इन्फोर्स कराया जाएगा। इसी तरह इस इलेक्शन एक्ट 2017 का शॉर्ट टाइटल आ गया हमारे पास। नाम क्या हो गया इसका? इलेक्शन एक्ट 2017। अब 2017 क्योंकि लेजिस्लेशन ने इसको पास किया था ऑन 2 अक्टूबर 2017। लेजिस्लेशन ने इसको 2 अक्टूबर 2017 को पास किया, जिसके बाद इसका नाम इलेक्शन एक्ट 2017 पड़ गया। उसके बाद इसका एक्सटेंट क्या है, कहाँ तक ये एप्लीकेबल है? ये पूरे पाकिस्तान के ऊपर एप्लीकेबल है। और कमेंसमेंट क्या है, किस डेट से इन फील्ड है? जिस दिन से ये कानून पास हुआ है उस दिन के बाद से ये इन्फोर्स हो चुका है। 2017 अक्टूबर 2, इसके बाद से ये एक्ट इन्फोर्स हो चुका है। अब आ जाते हैं सेक्शन 2 के ऊपर। सेक्शन 2 बात करता है डेफिनीशन क्लॉज की। हर एक्ट का सेक्शन 2 डेफिनीशन क्लॉज को डिस्कस करता है कि इस पूरे एक्ट के अंदर जहाँ जहाँ पर भी ये वर्ड्स यूज होंगे, इस एक्ट के अकॉर्डिंग उन वर्ड्स का क्या मीनिंग लिया जाएगा, वो मीनिंग हमें डेफिनीशन क्लॉज के अंदर बताया जाता है कि इस एक्ट की हद तक या इस कानून की हद तक इन लफ्ज़ों का क्या क्या मतलब लिया जाएगा। सबसे पहले डिस्कस किया गया है आलिम को। अब जनरली हम देखें तो आलिम हम किसे कहते हैं? कोई भी मजहबी स्कॉलर हम कहते हैं जिसके पास दीन की जो है वो नॉलेज हो, उसको हम आलिम कहते हैं। लेकिन इस इलेक्शन एक्ट के अकॉर्डिंग आलिम कौन है? अ मुस्लिम स्कॉलर हु होल्ड्स अ डिग्री और सनद रिक्वायरिंग द कंक्लूजन ऑफ एटलीस्ट 16 years ऑफ एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय हायर एजुकेशन कमीशन। इस इलेक्शन एक्ट के अकॉर्डिंग ऐसा मुस्लिम स्कॉलर जिसके पास 16 साल की डिग्री मौजूद है, जो कि उसने HEC के किसी नामवर इदारे से वो डिग्री हासिल की है, वो 16 साल की डिग्री, वो आलिम की डेफिनेशन में फॉल करेगा, पहली कंडीशन। सेकेंडली, हैज़ एटलीस्ट 20 years एक्सपीरियंस एज अ टीचर और रिसर्चर इन द फील्ड्स रिलेटिंग टू प्रिंसिपल एंड फिलॉसफी ऑफ इस्लाम एंड इस्लामिक लॉ। दूसरी शर्त क्या बताई गई है कि उसके पास 20 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए या फिर अपनी फील्ड के अंदर इस्लाम और इस्लामिक लॉ से रिलेटेड रिसर्चर के तौर पर उसका 20 साल का तजर्बा होना ज़रूरी है। अगर किसी बंदे के पास 16 साल की डिग्री और 20 साल का तजर्बा मौजूद है तो वो आलिम की डेफिनेशन के अंदर फॉल करता है। सेकंड है हमारे पास एप्लीकेबल लोकल गवर्नमेंट लॉ। अब इससे क्या मुराद है? लोकल गवर्नमेंट लॉज में हमारे पास क्या क्या आते हैं? एन एक्ट ऑफ मजलिस शूरा पार्लियामेंट और ऑफ प्रोविंशियल असेंबली फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लोकल गवर्नमेंट एंड इंक्लूड्स एन ऑर्डिनेंस।
लोकल गवर्नमेंट लॉज में हमारे पास पार्लियामेंट से पास किया गया कानून पहली चीज, दूसरा किसी भी प्रोविंशियल असेंबली सूबाई असेंबली से पास किया गया कानून, और तीसरा हमारे पास ऑर्डिनेंस इंक्लूड है। सो पहली बात, लेजिस्लेशन कौन करती है? मजलिस शूरा, प्रोविंशियल असेंबलीज, इन दोनों से पास किया गया कोई भी कानून जो को लोकल गवर्नमेंट की स्टैब्लिशमेंट के लिए बनाया गया है। या तीसरी बात की गई है ऑर्डिनेंस की, कि जब असेंबलीज इन सेशन नहीं है तो फिर एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर पास किया जाता है जिसको हम कहते हैं ऑर्डिनेंस। सदारती कानून जिसको हम ऑर्डिनेंस का नाम देते हैं वो इंक्लूडेड है। उसके बाद बात की गई है आर्टिकल की। आर्टिकल मीन्स आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब इस पूरे एक्ट में जहां कहीं भी वर्ड आर्टिकल यूज होगा, कोई भी आर्टिकल डिस्कस होगा, तो इट मीन्स कि जो हमारा इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का आइन है 1973 का, उसके आर्टिकल्स यहाँ पर कंसिडर किए जाएंगे। सो आइन पाकिस्तान के आर्टिकल्स होंगे। नेक्स्ट है असम्बली। असम्बली मीन्स द नेशनल असम्बली और प्रोविंशियल असम्बली। जहाँ कहीं भी वर्ड असम्बली यूज होगा तो इसमें हमारे पास कौमी असम्बली भी होगी और सूबाई असम्बली भी होगी। नेक्स्ट है एसेट। अब एसेट क्या है? एनी प्रॉपर्टी ऑन्ड और हेल्ड बाय अ कैंडिडेट और मेंबर, हिज स्पाउस एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन। असासजात किसके हैं? कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी, कोई भी ऐसी जायदाद जो किसी कैंडिडेट की है या मेंबर की है, वो उसके असासजात में इंक्लूडेड हैं। अब यहाँ पर दो वर्ड यूज हुए हैं, कैंडिडेट और मेंबर। ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। कैंडिडेट कौन है? ऐसा बंदा जो के इलेक्शंस कॉन्टेस्ट कर रहा है, जो के इलेक्शंस में खड़ा हो रहा है, वोट के लिए खड़ा हो रहा है। और मेंबर कौन है? जो के इलेक्शंस में खड़ा हुआ, उसने कंटेस्ट किया इलेक्शन को, उसके बाद जीत गया। अब वो चाहे प्रोविंशियल असेंबली का मेंबर है या नेशनल असेंबली का मेंबर है, वो मेंबर की डेफिनेशन में फॉल करेगा। उसके बाद है बाई इलेक्शंस। बाई इलेक्शंस नाम से ही जाहिर है, जिनको हम ज़िमनी इंतखाबात कहते हैं, मीन्स एन इलेक्शंस टू फिल अ कैजुअल वैकेंसी। अब हमें पता है कि पाकिस्तान के अंदर एक तो हमारे पास जनरल इलेक्शंस होते हैं जो कि किसी भी बंदे को 5 साल के लिए मुंतखब किया जाता है। अब इन 5 सालों के अंदर अगर किसी बंदे की डेथ हो जाती है, कोई बंदा डिसेबल हो जाता है, रिटायर हो जाता है, किसी बंदे को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, तो उन वैकेंसीज को फिल करने के लिए जो इलेक्शंस करवाए जाते हैं उनको हम कहते हैं बाई इलेक्शंस या ज़िमनी इंतखाबात। नेक्स्ट है हमारे पास कैंडिडेट। कैंडिडेट कौन है? अ पर्सन प्रपोज्ड एंड सेकेंडेड इज अ कैंडिडेट फॉर सीकिंग इलेक्शन एज अ मेंबर। हम ऊपर में डिस्कस कर चुके हैं कि ऐसा बंदा जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर अपने नॉमिनेशन पेपर सबमिट करवाता है इलेक्शंस में खड़ा होने के लिए। अब जो बंदा भी अपने नॉमिनेशन पेपर सबमिट करवाता है एज अ मेंबर मुंतखब होने के लिए, तो वो बंदा कैंडिडेट है। नेक्स्ट है कोड। कोड मीन्स द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898। सो जहाँ कहीं भी वर्ड कोड यूज होगा, इसका मतलब है कि वो CRPC कंसिडर की जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास कमीशन। कमीशन मीन्स द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर आर्टिकल 218। सो जहाँ कहीं भी वर्ड कमीशन यूज होगा, इट मीन्स कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कंसिडर किया जाएगा, जो कि आईने पाकिस्तान के आर्टिकल 2018 में एक्सप्लेन किया गया है कि इलेक्शंस कंडक्ट करवाने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपॉइंट किया जाएगा। सो अब यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है आर्टिकल 218, तो आर्टिकल 218 कौन सा होगा? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 का आर्टिकल 218। अब नेक्स्ट है कमिश्नर। पहले हमने कमीशन डिस्कस किया, अब यहाँ पर बात की गई है कमिश्नर की। सो कमिश्नर मीन्स कि आर्टिकल 213 के मुताबिक जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट होता है और आर्टिकल 217 के मुताबिक जो एक्टिंग चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट हुआ है वो कमिश्नर की डेफिनेशन में फॉल करेगा। इस एक्ट के अंदर उनका मतलब ये लिया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूएंसी। कॉन्स्टिट्यूएंसी का क्या मतलब है? कॉन्स्टिट्यूएंसी कहते हैं हल्का जात को। इलेक्शंस करवाने के लिए जितने भी हल्का जात है, जिन जिन हल्कों के इलेक्शंस करवाए जाते हैं, वो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंसी है। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन।
कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हुए कहा है मीन्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। हम पहले ही बात कर चुके हैं। आइन से क्या मुराद है? पाकिस्तान का जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का जो 1973 का आइन है वही इसके डेफिनेशन में आएगा। फिर नेक्स्ट है हमारे पास कंटेस्टिंग कैंडिडेट। अब ये कंटेस्टिंग कैंडिडेट कौन है? अ वैलिडली नॉमिनेटेड कैंडिडेट हु हैज़ नॉट विथड्रॉन हिज कैंडिडेचर। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल एक बंदा है जो कि इलेक्शंस में खड़ा होना चाहता है, उसने अपने नॉमिनेशन पेपर दिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भेजे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बाकायदा स्क्रूटनी की, उसके नॉमिनेशन पेपर एक्सेप्ट हो गए, उसको नॉमिनेट कर दिया एज अ कैंडिडेट। अब जिस बंदे के नॉमिनेशन पेपर्स एक्सेप्ट हो गए हैं, जिसको नॉमिनेटिंग कैंडिडेट के तौर पर वैलिड करार दे दिया है, वो बंदा अब इलेक्शंस कॉन्टेस्ट करने के लिए अहल हो चुका है। सो ऐसा बंदा जिसने अपने नॉमिनेशन पेपर अभी तक वापस नहीं लिए, वो स्टिल अहल है इलेक्शंस कॉन्टेस्ट करने के लिए, मुकाबला करने के लिए, वो हमारा कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट है। फिर नेक्स्ट है इलेक्शन एजेंट। Now, who is the election agent? Election agent means a person appointed by candidate as his election agent under this act, and where no such appointment is made, the candidate acting as his own election agent. इलेक्शन एजेंट को डिफाइन करते हुए कहा है कि कोई भी ऐसा कैंडिडेट, वैलिडली नॉमिनेटेड कैंडिडेट, नॉमिनेशन पेपर एक्सेप्ट हो गए, अहल हो गया वो इलेक्शंस कॉन्टेस्ट करने के लिए, सो वो अपना एक इलेक्शन एजेंट अपॉइंट करता है टू हेल्प दैट पर्सन इन ऑल दीज इलेक्शंस मैटर। और अगर कोई बंदा अपना इलेक्शन एजेंट अपॉइंट नहीं करता तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग उस बंदे को खुद ही अपना इलेक्शन एजेंट जो है वो कंसिडर किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है इलेक्शन एक्सपेंसेस की, के अखराजात में क्या क्या आता है हमारे पास। सो इलेक्शन एक्सपेंसेस से मुराद हैं ऐसे तमाम अखराजात जो कि इलेक्शंस होने से पहले, इलेक्शन के दौरान और इलेक्शन के बाद के जितनी भी पेमेंट्स हैं, चाहे वो गिफ्ट की सूरत में है हमारे पास, वो लोन की सूरत में है, एडवांस की सूरत में है, डिपॉजिट की सूरत में है, यानी कि वो तमाम अखराजात जो इलेक्शंस होने से पहले की जो अरेंजमेंट्स हो गई थी, इलेक्शंस के दौरान जो खर्चे हुए हैं और इलेक्शंस कंटेस्ट होने के बाद के जो अखराजात हैं, वो तमाम इलेक्शन एक्सपेंसेस की डेफिनेशन में फॉल करते हैं। नेक्स्ट डिफाइन किया गया है इलेक्टोरल एरिया को, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इस एक्ट के अकॉर्डिंग आप देखें तो यहाँ पर बात की गई है म्यूनिसिपल वार्ड की, जहाँ पर म्यूनिसिपल वार्ड नहीं है तो मोहल्ला और स्ट्रीट को डिफाइन किया गया है। लेकिन सिंपली अगर मैं आपको इलेक्टोरल एरिया को डिफाइन करते हुए आपको समझाऊं तो इलेक्टोरल एरिया से मुराद क्या है? जब भी पाकिस्तान में कोई भी इलेक्शन होता है, चाहे वो कौमी असम्बली का इलेक्शन हो, वो सूबाई असम्बली का इलेक्शन हो, बल्दियाती इदारे का हो या किसी सेनेट के इलेक्शंस हो, तो उनमें क्या होता है, लोगों को अपने लिए एक नुमाइंदा मुंतखब करना पड़ता है बाकायदा वोटिंग के थ्रू। अब होता क्या है कि इस वोटिंग के लिए इलेक्शन एक्ट के मुताबिक इलेक्टोरल एरिया कोई भी हो सकता है। सबसे पहले आते हैं हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंसी, जो हल्का इंतखाब होता है, यानी कि ऐसा इलाका जहां से एक नुमाइंदा खड़ा होता है इलेक्शंस कॉन्टेस्ट करने के लिए। अब फॉर एग्जांपल हम एक हल्का ले लेते हैं, लेट सपोज NA 120। NA 120 एक हल्का है जहां से एक बंदा खड़ा हो रहा है इलेक्शंस के लिए। अब इस एक हलके के अंदर हज़ारों की तादाद में लोग मौजूद हैं जो कि उसके वोटर होते हैं। अब इन तमाम लोगों ने आकर वोट देना है इस NA 120 के अंदर। अब इसी हलके के अंदर हमारे पास एक छोटा सा इंतज़ामी हिस्सा होता है जिसको हम पोलिंग डिस्ट्रिक्ट कहते हैं, जिसका पर्पज़ ये होता है कि इलेक्शंस के दिन जो वोटिंग का प्रोसीजर है वो आसानी से अमल में लाया जा सके। अब एक हलके में कई पोलिंग डिस्ट्रिक्ट बनाए जाते हैं। अब इन्हीं पोलिंग डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर हमारे पास डिफरेंट पोलिंग स्टेशंस होते हैं जहां पर जाकर वोटर अपना अपना वोट कास्ट करते हैं। मीन्स टू से फॉर एग्जांपल कि आपके मोहल्ले का कोई भी गवर्नमेंट स्कूल आपका पोलिंग स्टेशन होता है। सो सपोज करें एक बंदा है,
जिसका NA 120 से वो खड़ा हो रहा है, आप NA 120 के आपका जो शनाख्ती कार्ड है वो NA 120 में रजिस्टर्ड है। तो अब इस NA 120 के अंदर 10 या 20 पोलिंग डिस्ट्रिक्ट हैं फॉर एग्जांपल। अब इन पोलिंग डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर हमारे पास 2 से 3 पोलिंग स्टेशन है जहां पर वोटर्स जाके वोट कास्ट करेंगे। सो इलेक्टोरल एरिया क्या हुआ, एक ऐसा इलाका है जिसे वोट डालने या इलेक्शंस करवाने के लिए मखसूस किया जाता है। अब ये छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। सो पूरा हल्का, इसका कुछ हिस्सा या सिर्फ और सिर्फ वोटिंग की जगह जो हमारे पोलिंग स्टेशन है वो इस इलेक्टोरल एरिया की डेफिनेशन के अंदर फॉल करते हैं। सो सिंपली इलेक्टोरल एरिया, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है इलेक्शन ऑब्जर्वर की। नाम से ही जाहिर है, एनी पर्सन ऑथराइज्ड बाय कमीशन टू ऑब्जर्व द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन। इलेक्शन ऑब्जर्वर से क्या मुराद है, कोई भी ऐसा बंदा जिसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सिर्फ इस मकसद के लिए अपॉइंट किया है कि वो इलेक्शंस होने के दरमियान के अमल को ऑब्जर्व करे कि आया इलेक्शंस शफाफ तरीके से हो रहे हैं या नहीं, इसमें कोई धांधली हुई है या नहीं, इन तमाम चीज़ों को ऑब्जर्व करने की जिम्मेदारी इस बंदे की है। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्शन ऑफिशियल्स। जितने भी लोग इस इलेक्शंस के अमल में इंक्लूड हैं वो हमारे पास इलेक्शंस ऑफिशियल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास हमारे प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स आ जाते हैं, पोलिंग ऑफिसर्स आ जाते हैं, रिटर्निंग ऑफिसर हैं, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर हैं, असिस्टेंट ऑफिसर्स हैं, जो किसी भी तरह से इस इलेक्शन के प्रोसीजर में उनका कोई ना कोई अमल है, वो हमारे पास इलेक्शन ऑफिशियल्स हैं। उसके बाद है इलेक्शन प्रोग्राम। इलेक्शन प्रोग्राम से क्या मुराद है, नोटिफाइड बाय द कमीशन अंडर दिस एक्ट, कि इस एक्ट के अकॉर्डिंग बाकायदा जो एक प्रोग्राम बनाया जाता है कि इलेक्शंस किस तारीख को होंगे, किस दिन होंगे, कहाँ कहाँ पर किस किस हल्के के इलेक्शंस हैं, ये तमाम चीज़ें जो एक बाकायदा प्लानिंग के थ्रू ये चीज़ तैयार की जाती है, वो हमारे पास इलेक्शन प्रोग्राम है। उसके बाद है हमारे पास इलेक्टोरल रोल। अब इलेक्टोरल रोल क्या है, सो इस एक्ट के अकॉर्डिंग बताया गया है कि इलेक्टोरल रोल्स एक्ट 1974 के अकॉर्डिंग जो इलेक्टोरल रोल तैयार किया जाता है, सिंपली इलेक्टोरल रोल को हम इंतखाबी फहरिस्त या वोटर लिस्ट भी कहते हैं। ये एक ऐसी फहरिस्त होती है जिसके अंदर उन तमाम लोगों के नाम, ID कार्ड्स और पते जो हैं वो शामिल होते हैं जो कि वोट डालने के अहल होते हैं। यानी कि इसमें तमाम पाकिस्तानी शहरियों के नाम शामिल होते हैं जिनकी उम्र 18 साल से ज़्यादा होती है, जिनका नाम इलेक्शन कमीशन ने वोटर के तौर पर रजिस्टर किया हुआ होता है। उसके बाद नेक्स्ट डिफाइन किया गया है फॉर्म्स। फॉर्म्स मीन अ फॉर्म अपेंडेड टू दिस एक्ट, यानी कि इस एक्ट के एंड में जो फॉर्म्स एनेक्स किए गए हैं वो हमारे पास फॉर्म्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन के ऊपर आ जाते हैं जो कि बात करता है गवर्नमेंट की। अब गवर्नमेंट में हमारे पास 2 बातें कही गई हैं। इस एक्ट के अकॉर्डिंग जहां कहीं पर भी वर्ड गवर्नमेंट होगा तो उससे मुराद सिर्फ और सिर्फ हमारी फेडरल गवर्नमेंट ली जाएगी। लेकिन यही एक्ट फर्दर कहता है कि जहां पर भी वर्ड एनी गवर्नमेंट यूज होगा तो उसमें हमारी तीनों गवर्नमेंट्स इन्वॉल्व होंगी, यानी कि फेडरल गवर्नमेंट भी, हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी और लोकल गवर्नमेंट भी। सो जहां पर वर्ड गवर्नमेंट है इट मीन्स फेडरल गवर्नमेंट, जहां पर वर्ड एनी गवर्नमेंट है इट मीन्स फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। नेक्स्ट है हमारे पास गवर्नमेंट ड्यूज एंड यूटिलिटी एक्सपेंसेस। इससे मुराद क्या है कि जब भी कोई बंदा इलेक्शंस के लिए उम्मीदवार के तौर पर खड़ा है तो ज़रूरी है कि उस पर कोई भी सरकारी रकम जो है वो वाजिबुल अदा ना हो। यानी अगर उसने कोई टैक्स वगैरह लिया है, कोई कर्जा वगैरह लिया है, सरकारी इदारों से कोई भी रकम ली है जो कि वापस नहीं की, तो वो इलेक्शंस में हिस्सा नहीं ले सकता। जैसे बिजली का बिल, गैस का बिल या पानी का बिल, अगर वो पिछले 6 माह के अंदर ये बिल भी अदा नहीं करता तो वो भी नाअहल हो सकता है। फिर दूसरी बात की गई है लोन्स की, कि लोन से क्या मुराद है कि दिसंबर 1985 के बाद से अगर किसी बंदे ने किसी सरकारी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कोई कर्ज लिया है और वो कर्ज वापस नहीं कर सका तो फिर भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे इलेक्शंस के लिए। फिर बात की गई है लोकल गवर्नमेंट की। लोकल गवर्नमेंट से मुराद है कोई भी गवर्नमेंट जो कि अंडर लॉ इस्टेब्लिश की गई है।
फिर बात की गई है मेंबर की। मेंबर से मुराद क्या है? मेंबर ऑफ असेंबली, सेनेट और लोकल गवर्नमेंट हम ऑलरेडी ऊपर डिस्कस करके आ चुके हैं जब हमने कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट को डिस्कस किया था। सो मेंबर से मुराद क्या है कि कोई भी ऐसा बंदा जो कि इलेक्शंस कॉन्टेस्ट करने के बाद जीत चुका है, अब वो चाहे असेंबली का मेंबर बना है जिसमें हमारे पास नेशनल असेंबली है या प्रोविंशियल असेंबली है, या सेनेट का मेंबर बना है, या किसी लोकल गवर्नमेंट का मेंबर बना है। नेक्स्ट है हमारे पास नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, नादरा की बात की गई है, जो कि किस पर्पस के लिए बनाया गया है? जितने भी हमारे आईडी कार्ड्स रिलेटेड जो भी प्रोसेस हैं उसमें जो भी अथॉरिटी अपॉइंट की गई है उसको हम नादरा कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पॉलिटिकल पार्टी, सियासी जमात की बात की गई है। पॉलिटिकल पार्टी कौन है? एसोसिएशन ऑफ सिटीजन्स, ग्रुप ऑफ एसोसिएशन विद अ व्यू टू प्रोपिगेट पॉलिटिकल ओपिनियन एंड पार्टिसिपेटिंग इन इलेक्शन फॉर मेंबरशिप ऑफ लेजिस्लेटिव बॉडी इंक्लूडिंग असेंबली, सेनेट एंड लोकल गवर्नमेंट। सिंपली सियासी जमात से मुराद क्या है कि कोई भी लोगों का ऐसा यूनियन जो कि बाकायदा तौर पर रजिस्टर्ड है, जो कि इलेक्शंस कंटेस्ट करने की अहलियत रखता है, चाहे वो असेंबली के इलेक्शंस हैं, सेनेट के इलेक्शंस हैं या किसी भी लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस हैं। फिर बात की गई है पॉपुलेशन की। पॉपुलेशन सिंपली इसको आबादी नहीं कहेंगे बल्कि पॉपुलेशन इन अकॉर्डेंस विद द लास्ट प्रीसीडिंग सेंसस ऑफिशियली पब्लिश्ड, आखिरी मरदमशुमारी के मुताबिक जो भी तादाद लिखी गई है हर हलके से रिलेटेड उनके रजिस्टर्ड में जो तादाद लिखी गई है वो हमारे पास आबादी होगी। नेक्स्ट है prescribed, जहाँ जहाँ पर भी वर्ड prescribed यूज होगा इट मीन्स prescribed बाय रूल्स। रूल्स जो इस एक्ट के साथ बाकायदा इलेक्शन रूल्स 2017 बनाए गए हैं वो हमारे पास कंसिडर किए जाएंगे। फिर बात की गई है प्रिजाइडिंग ऑफिसर की। प्रिजाइडिंग ऑफिसर कौन होता है? जिसको अपॉइंट किया जाता है इस एक्ट के अंदर किसी भी पोलिंग स्टेशन पे इलेक्शंस के प्रोसीजर को कंडक्ट करवाने के लिए। इसमें हमारे पास असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी आ जाता है जो फॉर द टाइम बीइंग प्रिजाइडिंग ऑफिसर की ड्यूटीज भी परफॉर्म करता है। उसके बाद डिफाइन किया गया है प्रोविजनल को। प्रोविजनल को डिफाइन करते हुए कहा है प्रोविजनल मींस अनऑफिशियल एंड नॉट फाइनल, यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ जो अभी फाइनल नहीं है, जो फिलहाल वक्ती तौर पर दी गई है, जिसकी अभी प्रॉपर तस्दीक या मंजूरी नहीं हुई। जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल वोटर्स की आरजी लिस्ट होती है जिसको हम प्रोविजनल इलेक्टोरल रोल कहते हैं। इसी तरह नेक्स्ट बात की गई है रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स की। रजिस्ट्रेशन ऑफिसर कौन होता है? जिसको इस एक्ट के अंदर अपॉइंट किया गया है जो कि रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के फंक्शंस परफॉर्म करता है, जिसमें हमारे पास असिस्टेंट रजिस्ट्रेशन ऑफिसर भी इंक्लूडेड है। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट डिफाइन किया गया है रिटर्न कैंडिडेट को। अब ये रिटर्न कैंडिडेट कौन है? सो ये एक्ट कहता है रिटर्न कैंडिडेट मींस एनी पर्सन हु हैज बीन डिक्लेयर्ड एंड इलेक्टेड एज अ मेंबर अंडर दिस एक्ट। जब कोई भी उम्मीदवार जो कि इलेक्शन जीत जाता है और सरकारी तौर पर मुंतखब हो जाता है उसको हम रिटर्न कैंडिडेट कहते हैं। यानी कि जब किसी उम्मीदवार को इलेक्शन में सबसे ज़्यादा वोट मिले और इलेक्शन कमीशन इसकी कामयाबी का कोई नोटिफिकेशन जारी कर दे तो वो हमारे पास रिटर्न कैंडिडेट होता है। नेक्स्ट डिफाइन किया गया है रिवाइजिंग अथॉरिटी को। रिवाइजिंग अथॉरिटी कौन है? एनी पर्सन अपॉइंटेड अंडर दिस एक्ट टू हियर एंड डिस्पोज ऑफ द क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस एंड एप्लीकेशंस फॉर करेक्शन रिलेटिंग टू द इलेक्टोरल रोल्स। ऐसा बंदा जिसको अपॉइंट किया गया है वो तमाम ऑब्जेक्शंस या क्लेम्स को डिस्पोज ऑफ करने के लिए जो किसी भी इलेक्टोरल रोल से रिलेटेड रेस की जाती हैं, यानी अगर उनकी एप्लीकेशंस में कोई करेक्शन वगैरह करनी है तो जो पर्सन ये चीज़ करेक्ट करेगा उसको हम कहेंगे रिवाइजिंग अथॉरिटी। उसके बाद बात की गई है रूल्स की। रूल्स की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं जो इस एक्ट के साथ रूल्स डिफाइन किए गए हैं। फिर बात की गई है सेक्शंस की। सेक्शंस का मतलब क्या है कि इस एक्ट के जितने भी सेक्शंस हैं। उसके बाद बात की गई है टैक्सेस की। अब टैक्स से मुराद क्या है?
इस इलेक्शन एक्ट 2017 के अकॉर्डिंग टैक्सेस क्या है, एक ऐसी रकम होती है जो हुकूमत अपनी सिटीजन से वसूल करती है ताकि वो मुल्क के अखराजात जो है वो पूरे कर सके। सो अगर कोई शख्स इलेक्शन लड़ना चाहता है तो ज़रूरी है कि इस पर कोई भी टैक्स जो है वो वाजिबुल अदा ना हो। अगर इसने पिछले कुछ सालों के टैक्स जो हैं वो अदा नहीं किए तो वो डिस्क्वालीफाई हो सकता है। फिर आगे डिफाइन किया गया है टेक्नोक्रेट को। अब इसको समझने से पहले अगर आपको याद हो तो हमने पहली डेफिनेशन में आलिम को डिस्कस किया था, जिसमें हमने दो कंडीशंस बताई थी। एक तो उसके पास 16 साल की डिग्री होनी चाहिए, दूसरा 20 साल का तजर्बा होना चाहिए। अब टेक्नोक्रेट की डेफिनेशन में भी यही कहा गया है कि ऐसा बंदा जिसके पास HEC रिकॉग्नाइज्ड इदारे से 16 साल की डिग्री हो, दूसरा उसके पास अपनी फील्ड के अंदर 20 साल का तजर्बा हो। लेकिन यहाँ पर टेक्नोक्रेट के लिए एक तीसरी शर्त भी बताई गई है कि अ रिकॉर्ड ऑफ अचीवमेंट एट नेशनल और इंटरनेशनल लेवल। ज़रूरी है कि उसके पास कौमी सतह का या बैनुल अक़वामी सतह का कोई अवार्ड मौजूद हो, उसके पास कोई ना कोई अचीवमेंट होनी चाहिए। अगर वो इस तीसरी शर्त पे भी पूरा उतर जाता है तो वो टेक्नोक्रेट की डेफिनेशन के अंदर फॉल करता है। उसके बाद डिफाइन किया गया है वैलिडली नॉमिनेटेड कैंडिडेट means a candidate whose nomination paper has been accepted। हम ऑलरेडी इसको भी डिस्कस कर चुके हैं जब हमने कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट को डिस्कस किया था। अब इसका क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है जो कि इलेक्शंस में उम्मीदवार के तौर पर खड़ा हो रहा है इलेक्शंस लड़ने के लिए। उसने अपने नॉमिनेशन पेपर्स भेजे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बाकायदा स्क्रूटनी की। स्क्रूटनी करने के बाद उसके नॉमिनेशन पेपर्स एक्सेप्ट हो गए और उसको नॉमिनेट कर दिया है इलेक्शंस लड़ने के लिए, इलेक्शंस कॉन्टेस्ट करने के लिए। सो जिस बंदे के नॉमिनेशन पेपर्स एक्सेप्ट हो गए वो हमारे पास वैलिडली नॉमिनेटेड कैंडिडेट है। उसके बाद डिफाइन किया गया है वोटर को। वोटर को डिफाइन करते हुए दो चीजों की बात की गई है, असेंबली का वोटर कौन होगा, सेनेट का वोटर कौन होगा और इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी का वोटर कौन होगा। सो पहली बात की गई है असेंबली की। अब असेंबली में नेशनल असेंबली, प्रोविंशियल असेंबली या लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस में कोई भी ऐसा बंदा जिसको बाकायदा तौर पर इलेक्टोरल रोल में उसका नाम वोटर के तौर पर मुंतखब किया गया है, किसी भी हलके में वोट देने के लिए इंतखाबी फहरिस्त में उसका नाम मौजूद है तो वो वोटर हो, वहाँ का वोटर कंसिडर होगा। फिर दूसरी बात की गई है सेनेट की। अगर किसी बंदे ने सेनेट के इलेक्शंस लड़ने हैं तो वहाँ पर उसके लिए वोटर कौन होगा, वहाँ के प्रोविंशियल असेंबली के जितने भी मेंबर्स हैं वो इसके वोटर्स होंगे। इसी तरह अगर इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी की सीट्स के लिए इलेक्शंस लड़ने हैं तो वहाँ के वोटर कौन है, नेशनल असेंबली के मेंबर्स। सो ये MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर प्रोविंशियल असेंबली, नेशनल असेंबली या लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस हैं तो जिनका नाम इलेक्टोरल रोल में आ गया है उस हलके से रिलेटेड वो वहाँ के वोटर हैं। सेनेट के इलेक्शंस के लिए वोटर्स कौन है, जितने भी प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर्स हैं। इसी तरह इस्लामाबाद के इलेक्शंस के लिए वोटर्स कौन हैं, जितने भी नेशनल असेंबली के मेंबर्स हैं। सो ये थी हमारी आज की डिस्कशन सेक्शन 2 के ऊपर, जिसमें हमने एक एक डेफिनेशन को डिटेल में डिस्कस किया है कि इस एक्ट के अकॉर्डिंग इन वर्ड्स का क्या क्या मीनिंग होगा। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह चैप्टर 2 सेक्शन 3 से डिस्कस करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। सो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपने इस वीडियो को अटेंटिवली सुना है तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू so much for watching this video. Till then, Allah Hafiz.